हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। शुरुआत इस वीडियो से कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सीडीपी पोर्शन है सीटेट के लिए मेनली। बाकी ये क्लासेस आपकी यूपीटेट में भी आपके काम आएगी, क्योंकि सीडीपी जो है वो सेम ही है एक, क्योंकि ये लेक्चर क्लास है तो इसमें क्वेश्चन तो हम स्पेसिफिक कर नहीं रहे हैं कि हम सीटेट के कर रहे हैं या यूपीटेट के। इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपका पहला लेक्चर है ये सीडीपी का, और पहला टॉपिक जो है आपका वो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। और ये जो टॉपिक है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब जो सीटेट का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सीडीपी में पहला ही जो आपका टॉपिक है वो यही है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। अगर इंग्लिश में आप इसको समझना चाहें तो वैसे सिलेबस दिया हुआ है वेबसाइट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही होगी आई थिंक, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो ये दो चीज़ें जो हैं, जो इस टॉपिक में पहले टॉपिक में बात कर रहे हैं विकास और अधिगम की, तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी या यूं कहें पूरी की पूरी सीडीपी जो है वो इन्हीं दो शब्दों पर टिकी हुई है। भाई, अगर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं एक टीचर बनने के लिए, तो टीचर क्यों बन रहे हैं? सिर्फ यही दो चीजें होती हैं। एक तो बच्चे का डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो अच्छा हो, यही तो हम करते हैं जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को स्कूल में। तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चे का जो है सार्वभौमिक विकास हो, यानी कि सभी तरीके से उसका संपूर्ण विकास करना हमारी जिम्मेदारी होती है एक टीचर की। दूसरी, कि बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो चीजें सीख रहा है, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, वो हम उसको बेहतर तरीके से अच्छे तरीकों से सिखा पाए जो उसकी जिंदगी में काम आए। तो कहने का मतलब यह है कि ये दो चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक से पूरे सीटेट में, मतलब जो सीडीपी वाला पोर्शन है उसमें कम से कम 6 से 7 प्रश्न जो हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, हमेशा आते हैं। यही नहीं कि सिर्फ इस बार आएंगे, वो हर सीटेट में आते हैं, विकास से और अधिगम से आते ही आते हैं। और वो प्रश्न जो है कौन कौन से हैं और इस टॉपिक में से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें भी इसी वीडियो में कवर करूंगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह लगेगा कि क्या मजेदार चीज आज सीखने को मिली है, बहुत सही तरीके से, आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं डेवलपमेंट को, फिर समझेंगे अधिगम को यानी कि सीखने को, और इन दोनों के बीच संबंध क्या है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नया कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा सीखने में। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है, आप सीधा समझते हैं, कई बार कंफ्यूजन ये होता है, जैसे कि अभी जो हमारी 2021 की जो जनवरी में पेपर हुए हैं, यानी कि जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 में, तो उसमें प्रश्न आया भी था इस चीज को लेके, विकास को लेके। तो उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, विकास को सोचते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले शारीरिक विकास आता है। यानी कि बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसको हम विकास कह देते हैं कि बच्चे की हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, शारीरिक रूप से बड़ा हो गया, बच्चे ने काम करना सीख लिया, बच्चा भागना दौड़ना सीख लिया। ये चीजें सिर्फ विकास का एक छोटा सा पहलू है, विकास संपूर्ण विकास नहीं है ये। विकास में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें या नॉर्मल इसके कॉन्सेप्ट की, तो विकास एक निरंतर चलने वाली जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। यानी कि विकास जो है वो हमेशा, मतलब पूरे जीवन में, जीवन के अंत तक यानी कि मृत्यु तक चलता ही रहता है और निरंतर चलता है, ये रुकता कभी नहीं है। इसकी दर भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि किसी स्टेज पे तेज हो जाता है, किसी स्टेज पे धीमा हो जाता है, लेकिन रुकता कभी नहीं है, ठीक है। निरंतर चलता रहता है। ऐसा होता है जैसे बाल्यावस्था होती है, जो शेष अवस्था होती है हमारी 0 से, यानी कि जन्म से 6 वर्ष वाली, उसमें विकास सबसे तेजी से होता है। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो होता है, किशोर अवस्था में हमारा विकास बहुत तेज होता है। हालांकि कुछ चीजें हैं, विकास के कुछ आयाम होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा चलता रहता है, बस उसकी गति कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, वो भी हम सीखेंगे क्योंकि वो भी पता होना जरूरी है। आगे है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है, यानी कि विकास जो है वो गर्भधारण से स्टार्ट होके मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। तो एक प्रश्न तो आपका यही बनता है कि विकास जो है वो कब से स्टार्ट होता है, यानी कि विकास का आरंभ कहां से होता है। तो कई बार हमें ये लगता है कि जन्म से होता है, तो हम लगा देते हैं जन्म से, ये ऑप्शन आता है आपका कभी जन्म से। तो बहुत सारे स्टूडेंट जन्म से लगा देते हैं कि जन्म, बच्चा जब पैदा हुआ तभी तो विकास स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दिमाग का कॉन्सेप्ट क्या है, शारीरिक विकास का। लेकिन
हकीकत में शारीरिक विकास भी जन्म से थोड़ा हो रहा है, शारीरिक विकास भी जन्म से थोड़ा हो रहा है। जब बच्चा जन्म ले रहा है तब तो इतना होता है, कम से कम 2-3 किलो का होता है बच्चा, और वो उसके 21 इंच से लेके या 22 इंच या इस तरह से जो है बच्चे है ना, आपके सामने कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा बच्चा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इतना ही बच्चे ने जन्म लिया क्या? नहीं यार, ऐसा थोड़ा होता है। जो गर्भधारण की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस वक्त एक माँ जो होती है वो अपने गर्भ में बच्चे को कंसीव करती है, उस दिन से लेके जन्म से 9 महीने पहले से, उस दिन से लेके विकास स्टार्ट हो जाता है। तभी तो हमें जो है गर्भधारण की अवस्थाएं पढ़ाई जाती है, भ्रूण अवस्था होती है, ये चीजें हमने पढ़ी है ना। तो छोटे छोटे कि बच्चा का कैसे कैसे सबसे पहले ब्रेन बनता है बच्चे का, फिर उसका जो है हार्ट बनता है, दिल बनता है, उसके बाद में उसके शरीर के अंग बनने स्टार्ट होते हैं। उसके शरीर पे जो है गर्भ के अंदर ही बहुत सारे बाल होते हैं, जो कि होते हैं आपके 5-6 महीने की एज में। यानी कि बच्चे जब माँ 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है, उस वक्त में बच्चे के शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो बाल रिमूव होने लगते हैं पेट के अंदर ही। तो बच्चा जब जन्म लेता है उस वक्त उसके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, सिर्फ सर पे होते हैं हल्के फुल्के, वो भी तो वो धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं खुद ही। ये सारी प्रक्रिया कहाँ चल रही है? पेट के अंदर चल रही है, माँ के गर्भ में चल रही है। तो इसका मतलब विकास तो वहीं स्टार्ट हो गया। बच्चा, हालांकि बच्चा सुनता भी है बातें, अंदर जब माँ के पेट में होता है तो बच्चा बातें सुनता भी है। वो हमें भले ही पता नहीं रहता, और बच्चे की मेमोरी इतनी रहती नहीं है कि वो बाद में भी उन चीजों को याद रख सके, लेकिन वो सुन रहा है और कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो विकास स्टार्ट हो गया आपका गर्भधारण से लेके, और मृत्यु तक क्यों चलता है इसकी भी बात करते हैं। हमें ये लगता है कि विकास जो है वो तो 18-20 साल की उम्र में खत्म हो जाता है, हम बड़े हो गए, बात खत्म हो गई। लेकिन वो शारीरिक विकास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ विकास का एक पहलू है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आयाम लिखे हुए हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि 18 साल पे पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो है शारीरिक विकास। वो सिर्फ विकास का एक छोटा पहलू है, एक हिस्सा है। तो शारीरिक विकास जो है वो हाँ हमारा 18 साल की एज में कंप्लीट हो जाता है। साइंटिफिकली माना जाता है कि 18 साल की एज में शारीरिक विकास जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब मृत्यु तक किस बात कर रहे हैं, किसकी? उसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारा संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो अगर सिद्धांत के रूप में बात करेंगे कि जो आपका जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे दिया, औरों ने भी दिए हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने चरण बांटे। तो चरण उन्होंने 18 साल पे खत्म कर दिए कि भाई 18 साल में तो बच्चा परिपक्व हो गया। किसी ने कहा 21 साल में परिपक्व हो गया, लेकिन क्या ऐसा सच है? वो सैद्धांतिक रूप से है कि हाँ मैच्योर हो गया बच्चा। क्या कहा कि बच्चा मैच्योर हो गया, यानी कि बच्चे को जितनी जीवन में जरूरत थी वो सारी चीजें वो सीख चुका है, उसका दिमाग इतना हो चुका है डेवलप। लेकिन ये नहीं है कि संज्ञानात्मक विकास वहां पे रुक चुका है, नहीं रुकता। अगर आप बियॉन्ड थ्योरी जाएंगे, यानी कि इन सिद्धांतों से भी अलग हट के सोचेंगे, तो सच ये है कि आपका संज्ञानात्मक विकास जिंदगी भर चलता रहता है। हम नई नई जितनी चीजें सीख रहे हैं, मान लीजिए आप 22 साल के हो गए, तो आप क्या है, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अब आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, तो क्या आपका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है? आपका संज्ञानात्मक विकास बढ़ नहीं रहा है? आप जितनी नई चीजें सीखते हैं, जितना नया ज्ञान अर्जित करते हैं, वो उतना ही आपका संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कैसे कि 18 साल में खत्म हो गया? नहीं हुआ ना, वो बढ़ता रहेगा, वो जिंदगी भर रहेगा, मृत्यु तक। मरने से एक दिन पहले आपने क्या पता कोई चीज ऐसी सीख ली हो जो आपके संज्ञानात्मक विकास में ऐड हो गई है। लेकिन हाँ ये कहेंगे कि इसमें आगे पीछे हो सकता है, दर जो है हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जैसे 30 के हो गए, 35 के हो गए, उन्हें लगता है कि हमारी याददाश्त कम हो रही है। ऐसा होता भी है, ऐसे साइंटिफिकली होता भी है कि हो जाता है, एक एज पे जाके जो है सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है, नई चीजों को सीखने में मन नहीं लगता, चीजें भूलने लगता है इंसान, अपनी सामान रख के भूल गया, या तो ये चीजें फिजिकली हैं, उसका ब्रेन जो है फिजिकल तरीके से कमजोर हो गया, ये कह सकते हैं। तो वो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो इतना हम सोचेंगे नहीं क्योंकि हमें इतनी जरूरत है नहीं सीटेट के अकॉर्डिंग। अब बात करें तो ये हमारा प्रूफ है कि बच्चा जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक विकास उसका चलता है, निरंतर चलता है, ये भी याद रखना। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूअस चलता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं, अब आयाम के अकॉर्डिंग और समझ जाएंगे कि विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं, और ये प्रश्न हर साल आता है कि विकास के मुख्य चरण कौन से हैं, या मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो 4 होते हैं, चारों मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला शारीरिक विकास, हालांकि ये जो है सीरियल से नहीं है, मतलब ऐसा मान लिखते हम ऐसी हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछेगा कि सही क्रम में लिखो, इनका कोई सही क्रम नहीं होता, सब पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि पहले शारीरिक विकास होगा फिर संज्ञानात्मक विकास होगा फिर सामाजिक विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब साथ में चलते रहता है। तो ऐसा क्रम कुछ नहीं है। इसको अगर मैं संवेगात्मक को पहले भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो क्रम वाला क्वेश्चन आपका कोई नहीं बनेगा। शारीरिक विकास को तो आप समझ ही गए हैं, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि हो रही है, उसको शारीरिक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी कि बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन की क्षमताओं का बढ़ना। जैसे उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सोचना, विचार करना उसमें आता है, कल्पना करना उसमें आता है, नए नए आइडियाज उसमें आते हैं, आप मैथ सीखा आपने, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आ गया, बहुत सारी चीजें सभी जितने भी रिलेटेड होती हैं हमारी ब्रेन से, थिंकिंग से, वो सारी संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। और इन विकास को जो है मैं अलग अलग एक एक लेक्चर में पूरा डिटेल के साथ में आपको कवर अप कराऊंगा कि किस स्टेज में बच्चा 2 साल का है तो कितना सीखेगा, बच्चा 5 साल का है तो कितना सीखेगा, उस एज में किस तरह का बिहेवियर करेगा, 18 साल की एज में किस तरह का बिहेवियर करेगा, वो अलग से भी हम लेक्चर में कवर करेंगे। सामाजिक विकास का आपको पता है, सोशल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि समाज में रहना, समाज के तौर तरीकों के चीजों के साथ में कैसे हम घुलते हैं, कैसे उनको सीख के हम उनका यूज करते हैं, वो सब चीजें इसमें आ गई, ठीक है। संवेगात्मक यानी कि इमोशंस जो होते हैं हमारे, हमारा रोना, हमारा हंसना, हमारा नाराज हो जाना, हमारा खुश हो जाना, या तो इस तरह की जो चीजें हैं, गुस्सा हो जाना, वो सारे किसमें आ गए, इमोशंस में आ गए, ठीक है। अब बाकी के और भी होते हैं, जैसे भाषा विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, ये सब जो है बाद में है, प्राइमरी ये चारों हैं, इनके बिना वो नहीं हो सकते जो बाकी के। भाषा विकास शारीरिक विकास के बिना नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर जीभ ही हमारी, मान लो हमारी जबान में हमारी जो जीभ होती है उसी से बोल रहे हैं ना, जबड़े जो होता है उसका यूज भी हो रहा है, दांतों का यूज भी हो रहा है, अगर इन चीजों में प्रॉब्लम हो जाए शारीरिक रूप से, फिजिकल, अगर ये डैमेज हो जाए तो बंदा कैसे बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, यानी कि भाषा विकास नहीं होगा। तो वो जो बाकी के विकास हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो वो भी नहीं होंगे, तो इसलिए इनको प्राइमरी कहा गया, मुख्य कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है आज, चलिए। नोट मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने नोट में लिखा है, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। और ये प्रश्न भी आता है आपका कि सभी प्रकार के विकासों की पहली शर्त कौन सा विकास है। अब आपको 4 ऑप्शन मान लो ये दे दिए, तो इन चारों में से कौन सा सही लगाओगे आप, वो इस तरह का प्रश्न आपका बनेगा। तो मैं आपको यहाँ लिखा ही है कि शारीरिक विकास जो है वो सभी प्रकार के विकासों की पहली शर्त है। जैसे अभी मैंने जबान का एग्जाम्पल दिया आपको, वही आप यहाँ पे सोच सकते हैं। मान लीजिए बच्चे का जो है शारीरिक विकास अगर ढंग से नहीं हुआ, मान लीजिए बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो क्या है उसके बहुत सारे डेवलपमेंट इफेक्टिव मतलब उससे अफेक्ट हो जाएंगे। कैसे, मान लो बच्चा चल नहीं पा रहा तो बच्चों दूसरे बच्चों के साथ में खेल नहीं पाएगा, बाहर घूमने नहीं जा पा रहा वो अकेले से, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका सामाजिक विकास उससे प्रभावित हो गया। यानी कि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी तो सोशल डेवलपमेंट होता है हमारा धीरे धीरे। जब अगर वो दूसरे लोगों से मिलने जा ही नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी के साथ खेल नहीं रहा बच्चा, तो उसका कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। उसी प्रकार से मान लीजिए बच्चे का जो है हाथ में प्रॉब्लम है, फिजिकल रूप से हो गई, तो बच्चा क्या है, पेन भी नहीं पकड़ पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका भाषा विकास में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। संज्ञानात्मक विकास में भी आ जाएगी, क्योंकि कई बार हम लिख के बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, पकड़ के कई सारी चीजों को, मान लो सामान उठाना है, कंप्यूटर टाइपिंग है, तो हाथ की जरूरत है ना, तो वहां पे क्या है, हमारा संज्ञानात्मक विकास भी जो है वहां पे कम हो रहा है। संवेगात्मक रूप से भी कई बार स्ट्रेस हो जाता है, हमें लगता है यार हमारे पास इस चीज की कमी है, दूसरे बंदे तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे लोग तो फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, बच्चे के दिमाग में ये चीजें आती है ना, तो संवेगात्मक रूप से भी बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शारीरिक विकास, ये जो है वो पहली शर्त है सभी प्रकार के विकास की। और ये लाइन आप बिल्कुल जो है दिमाग में फिट कर ले कि ये आपको याद रखनी ही रखनी है, और ये चारों विकास भी याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड में लिखते जा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आपको सीटेट के क्वेश्चंस में आते हैं 100%। ऐसा नहीं है कि कहीं भी फालतू चीजें लिख दी हो कि बस आपको समझना है और आएगी नहीं एग्जाम में, आएगी ये बिल्कुल, और आती भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे अभी मैं आपको इतनी देर से जो चीज समझा रहा हूं वही ये लाइन है। एक दूसरे से अंतः संबंधित होने का मतलब यही है, अंतः संबंधित होने का मतलब यही है कि ये सब विकास जो है जुड़े हुए हैं। कैसे, अभी मैंने शारीरिक विकास का एग्जांपल तो आपको इतने सारे दे दिए कि इसके बिना जो है बाकी के विकास डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं संवेगात्मक विकास है, उसमें गड़बड़ी हो गई कहीं ना कहीं, बच्चा जो है संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया, उसको ये नहीं पता कि अगर मुझे मुझे किसी ने गाली दे दी या मुझे बुरा भला बोल दिया तो मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, उसको यही नहीं पता, वो रोने लग गया, है ना, या टीचर ने डांट दिया तो वो डिस्टर्ब हो गया, उसको संवेगात्मक विकास, इमोशनली वो जो है परिपक्व नहीं हुआ, तो क्या होगा, उसके संवेगात्मक विकास में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर बच्चा क्लास में बैठ के खुश है ही नहीं, क्लास में आया बच्चा पढ़ने के लिए, वो खुश नहीं है और वो जो है अपने आप को डरा डरा महसूस कर रहा है, तो क्या सीख पाएगा आपकी चीज को? नहीं सीख पाएगा। आप कुछ भी पढ़ा लो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो तो अपने में डिस्टर्ब है। तो जब तक संवेगात्मक रूप से बच्चा बिल्कुल शांत नहीं हो जाता है, भरोसा नहीं करता कि यहाँ पे मैं सेफ हूँ, जो मेरी टीचर है वो मुझसे भी प्यार करती है बाकी बच्चों के साथ साथ, जब तक उसको सहानुभूति नहीं मिलेगी, एक सेफ माहौल नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास गड़बड़ हो गया। तो इसी तरह से सारे विकास जो है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक दूसरे पे प्रभाव भी डालते हैं, एक दूसरे के साथ में चलते हैं, एक दूसरे में मदद भी करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारी प्रूफ होती है कि विकास जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर प्रभाव भी डाल रहे हैं। अब एक प्रश्न आपका आता है कि बच्चे का विकास सबसे तीव्र गति से किस उम्र में होता है या किस स्टेज में, किस आयु में होता है? तो सबसे तेज जो होता है वो होता है आपका शेषावस्था में। अब इसमें ऑप्शन में दो चीजें हैं, देखो शेषावस्था को हम मानते हैं जन्म से 6 वर्ष तक, ये जो एज होती है आपकी ये शेषावस्था मानी जाती है। और इसी में एक कैटेगरी है जन्म से, यहां से लिया मैंने 2 वर्ष और 2 से 6, तो ये 2 से 6 जो वाली है इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। हालांकि बाल्यावस्था जो है वो आपकी 6 से 12 वर्ष की है, ये बाल्यावस्था है, ठीक है। ये स्टेज भी पढ़ेंगे हम जब हम शारीरिक विकास वाला लेक्चर करेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, अभी छोटा मोटा समझ लेते हैं। तो शेषावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था अगर एक साथ में लिख के आए तो इसका मतलब होता है कि जन्म से 6 वर्ष तक की बात की जा रही है, ठीक है। अगर खाली शेषावस्था है तो भी आपकी जो है जन्म से 6 वर्ष तक की ही बात की जा रही है, यानी कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का है। अगर आप सिर्फ शेषावस्था को हटा दें और सिर्फ प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो तब आपका जो है चेंज होगा, तब होगा 2 से 6 साल। अगर सिर्फ प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तब होगा 2 से 6 साल। अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो जन्म से 6 साल, और अगर शेषावस्था खाली आता है तब भी जन्म से 6 साल, ठीक है। तो ये होती है एज आपकी जिसमें बच्चे का विकास सबसे तेज गति से होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है धीरे धीरे कम होता है विकास, मतलब स्पीड कम होती है विकास की। तो ये आप समझ के अब आगे बढ़ते हैं। अब अधिगम को समझते हैं। अधिगम का मतलब सीधा सीखना होता है, लेकिन सीखने की भी एक थ्योरी है कि सीखना किसको कहते हैं हम। देखिए पहले तो ये लाइन पढ़ते हैं हम, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें 4 चीजें बहुत स्ट्रांगली समझने की जरूरत है, ठीक है। वो क्या है, देखो सीखना एक प्रक्रिया है, ये तो छोड़ ही दो क्योंकि है प्रक्रिया, ठीक है। एक वर्ड हुआ आपका अभ्यास, एक होगा आपका अनुभूति। इन 2 चीजों से सीखता है इंसान उम्र भर, जिंदगी भर। देखो अभ्यास को क्या कहेंगे हम, अभ्यास को कहेंगे प्रैक्टिस, इसको अभ्यास को प्रैक्टिस। और अनुभूति को क्या कहेंगे हम, अनुभूति को कहेंगे एक्सपीरियंस। इंग्लिश का वर्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि समझ में जल्दी आएगा। देखिए प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि जानबूझ के उस काम को करना चाहते हैं। पहले में पूरी लाइन समझते हैं, इस पे बाद में आएंगे क्योंकि थोड़ा लंबा सा, मतलब इसको मुझे एकदम से बढ़िया करके समझाना है आपको, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि ये वर्ड समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद में आता है कि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। क्या है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि स्थायी हो रहा है। देखिए अब इसको, अभी तो वर्ड की बात की, अब पूरे कॉन्सेप्ट को एक जगह लाते हैं हम, ऐसे बोल करके पूरा समझते हैं। देखिए क्या है कि एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया हुई है, यानी कि आपने मान लीजिए कुछ एक्सपीरियंस किया, यानी कि आपने कुछ जो है देख लिया, तो उससे क्या है, या आपने उसको कर लिया किसी काम को, उससे आपका सीखना हो रहा है, यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं सीखने का, कैसे, मान लीजिए आपने जो है सड़क में एक गड्ढा है, आप उस रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, सड़क में एक गड्ढा है,
आप रास्ते में चल के जा रहे हैं, आपने गड्ढा देखा नहीं, आपको क्या लगी, ठोकर लगी और आप गिर गए। क्या हुआ, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, आप उठे, चले गए, ठीक है। लेकिन अब जब दूसरे दिन आप वहां से जाएंगे, अब आपको क्या है, आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस सड़क पे कहीं ना कहीं गड्ढा आया था। हालांकि आपको एग्जैक्ट जगह ना पता हो, लेकिन फिर भी आपको ये याद रहेगा कि इस सड़क पे मुझे कहीं ना कहीं गड्ढा मिलने वाला है, तो मैं उससे बचूं। माइंड में ये चीज है। अब आप जब उस रास्ते से जा रहे हैं ना, तो आप उस गड्ढे से बच के निकलेंगे। इसको कहते हैं सीखना। यानी कि आपका व्यवहार जो है वहां पे चेंज हुआ है। अब क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि आप पहले तो लापरवाही से रास्ते पे जा रहे थे, अब आपके माइंड में वो चीज थी और आप क्या किया, आप सीधे नहीं गए, ऐसे गए, बच के गए। आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन स्थायी है। सॉरी, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है कोल्ड की वजह से। हाँ, तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये स्थायी हुआ है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे गड्ढा है या सड़क में गड्ढे होते हैं, तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखते हैं कि हमेशा जो है बच के चलना चाहिए। ये परिवर्तन हुआ, स्थायी परिवर्तन हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है, इन दोनों में से किसके द्वारा हुआ है, प्रैक्टिस से हुआ है या एक्सपीरियंस से हुआ है, एक्सपीरियंस से हुआ है। ये हुआ है आपका अनुभूति से। तो एक तो ये हो गया, एक तो होता है अनुभूति से सीखना, यानी कि एक्सपीरियंस से सीखना, जहां पे कोई चीज अपने आप हुई है, वहां पे हमने कुछ किया नहीं है जानबूझ के, वो अपने आप हुई है। जो गिरे थे आप जानबूझ के थोड़ा गिरे थे। अब बात करते हैं स्विमिंग की, कि मुझे तैरना सीखना है। तो क्या ऐसा होता है कि आप जो है अचानक से तैरना सीख गए हो? ऐसा तो नहीं होता। या आप जो है कुएं में गिर गए और आपको तैरना आ गया, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा थ्योरेटिकल हम लाइंस, मोटिवेशनल लाइन कहीं पढ़ लेते हैं कि भाई जब तक गिरोगे नहीं चलना कैसे सीखोगे, या जब तक डूबोगे नहीं तैरना कैसे सीखोगे। अरे जरूरी थोड़ा है डूब के तैरना सीखना है, डूब के तैरना सीखने के ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं कि हाँ जब तक डूबोगे नहीं तैरना कैसे सीखोगे, ऐसा नहीं होता। आप मान लो एक बार आपको पानी में फेंक दिया, आप वापस ही नहीं आए, सीख के मतलब। तो वहां पे क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप एक दिन में नहीं सीखेंगे, आप डेली आप जो है पानी में जाएंगे, पहले इतने पानी में जाएंगे कि आप डूबे ना, कम पानी में। वहां पे आपको हो सकता है ट्रेनर की जरूरत पड़े जो सिखाएंगे आपको कि आपको हाथ पैर कैसे चलाने हैं, वो सब चीजें। तो वहां पे ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। जब आप डेली डेली उस काम को करते रहेंगे, डेली डेली उस काम को करते रहेंगे, तो आप सीख जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचोगे भी नहीं, ऐसे पानी में कूद गए और आप तैर रहे हो, आप दिमाग में है ही नहीं। ऐसे ही मैं कार ड्राइविंग का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो ऐसा होता है कई बार कि हम फोन पे बात कर रहे हैं, है ना, या कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में गाना चल रहा है और ड्राइव करते जा रहे हैं, घर पहुंच गए, सेफली पहुंच गए। हमने कभी ये दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे इस गाड़ी से बचना है, मेरे सामने से ट्रक आ रहा है उससे बचना है, बाइक आ रही है उससे बचना है, दिमाग में आया ही नहीं। और आप बच भी रहे हो और चला भी रहे हो गाड़ी, झूम रहे हो आप। ऐसा होता है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल जो है हमारे फिट हो चुका होता है, हम उसको सीख चुके होते हैं कि अंदर से ही हमारा माइंड सारा वर्क कर रहा होता है, हमारे हाथ पैर सब चल रहे होते हैं। तो उसको कहते हैं कि हम जो है उस चीज को बिल्कुल स्थायी हो चुके हैं, मतलब परफेक्ट हो चुके हैं, स्थायी परिवर्तन है उसको कहते हैं। तो वो होता है प्रैक्टिस से। तो सीखना हमेशा दो चीजों से होता है, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से, यानी कि अभ्यास से और अनुभूति से। अब आई थिंक मुझे लगता है ये 2 वर्ड आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर दे दिया मैंने 2 वर्ड पे ही, ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी था, क्योंकि देखो मैं तो ये मानता हूं कि सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल कभी नहीं आते। आपसे ये कभी नहीं पूछता जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, पूछा आज तक कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है, आपको पता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया, आप आंख बंद करके लगा दोगे तो इतना आसान थोड़ा बना देगा वो क्वेश्चन पेपर। वो आपसे ये कहेगा कि एक लड़की है जो चीजें सामने होती है उसको तो आसानी से वो सॉल्व कर लेती है, लेकिन जब उससे ये कहा जाता है कि बताओ जो है आपके वो जो है अंजू जो है वो मंजू की मौसेरी बहन है, और इस तरह का मतलब जो उससे काल्पनिक चीजें पूछी जाती हैं, तो वो जो है उसमें कंफ्यूज हो जाती है, वो सॉल्व नहीं कर पाती। अब बताओ कौन से स्टेज में है, अब बताओ वो संज्ञानात्मक विकास की कौन से स्टेज में है, ऐसे सवाल पूछता है। अब आप सोचते रहोगे ये लाइन तो कहीं आई नहीं सिद्धांत के अंदर, ये लाइन तो हमने तो पूरा सिद्धांत 6 बार पढ़ रखा है, ये लाइन तो कहीं नहीं आई। आप सोच रहे हो बैठ के, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो लाइन भले ही नहीं आई है, उसमें जो एक कॉन्सेप्ट आया है अमूर्त संकल्पना का, जब वो ये कह रहे हैं कि वो दूर की चीजों को, यानी कि अमूर्त चीजों को नहीं सोच पा रही है, ये वर्ड तो आया है, अमूर्त चिंतन तो आया है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि अमूर्त चिंतन तो आया है,
अमूर्त चिंतन कौन सी स्टेज में होता है? 4th स्टेज में होता है। संज्ञानात्मक विकास की जो औपचारिक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है उसमें होता है। तो आप लगा दोगे आंसर, हाँ भाई 4th स्टेज में, लगाओ आंसर धड़स। तो इसलिए आपको थ्योरी भी समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, एग्जांपल्स को समझना जरूरी है, जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी जिंदगी से जोड़ना जरूरी है। अगर ये जो मैं इतने सारे एग्जांपल्स डेली लाइफ के देता हूं, मैं सिंपल से आपको थ्योरी पढ़ा के चला जाऊं, ये लाइन पढ़ाई मैंने लिख दी, चलो भाई नोट कर लो अपने रजिस्टर में, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम खत्म, मेरा लेक्चर खत्म हो गया, नहीं, ये मजा नहीं आएगा, आप सीखोगे भी नहीं, मैं सिखा नहीं पाऊंगा, कोई मतलब नहीं है मेरे यहाँ खड़े होगी इतनी देर तक बोलने का, जब तक वो चीजें आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ना समझ पाओ। इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स लेके आता हूं जिससे कि आप अपने अपने खुद से उसको जोड़ पाएं कि हाँ सच में ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। जब तक ये फील ना आ जाए ना कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ हो सकता है, तब तक इस लेक्चर का कोई मतलब नहीं है, इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और यही बच्चों के साथ में हमें करना है जब हम टीचर बनेंगे। अगर बच्चा जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हो उसको अगर अपने आप से रिलेट नहीं कर पाया ना, तो आपकी टीचिंग बकवास है, कोई मतलब नहीं है आपकी टीचिंग का। आपको हमेशा ये जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारी पेडागोजी है, उसमें कितनी बार लिखा हुआ आता है, ईवीएस पेडागोजी में कितनी बार लिखा आता है कि कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ। ये बार बार इसीलिए तो आता है क्योंकि उसी को सीखना कहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आई थिंक देखो सीखना तो आप समझ गए कि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इन दो वजहों से हो रहा है, एक तो अभ्यास से और एक अनुभूति से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी हो रहा है, संपूर्ण रूप से हो रहा है। स्थायी पे भी चलो मैं 2 मिनट आपके लिए लेता हूं क्योंकि ये भी समझना जरूरी है, स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है। देखिए ये है, मेरी तबीयत खराब हुई जैसे कि अभी हो रही है, तो मैं एग्जांपल अपना ही दे देता हूं। अब मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि मैं लेक्चर ले रहा हूं। अब मेरे अगर कोई मेरा दोस्त आएगा मुझसे मिलने, तो मैं उससे बहुत कम बातें करूंगा क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंस बात की उतनी नहीं है जितनी मेरे गले की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो मेरा काम है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बोलना ही बोलना है, वरना मैं खड़े थोड़ा रहूंगा। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त आया ना मिलने, मुझसे जितनी बातें डेली करता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा हंस हंस के बातें कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, उतनी बातें मैं उससे नहीं करूंगा। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहेगा मेरे से, मैं कहूंगा अरे छोड़ रहा यार मेरा मन नहीं है। तो क्या है, मेरे बिहेवियर में चेंज हो गया, मेरे बिहेवियर में चेंज हो गया, सच में हुआ। और वो भी कहेगा यार तू आज बदला बदला सा लग रहा है यार, तू ऐसे नहीं रह रहा मेरे साथ जैसे रहता था। मेरे बिहेवियर में चेंज हुआ है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, उसको सीखना नहीं कहेंगे, उसको लर्निंग नहीं कहेंगे, वो टेम्परेरी है, वो तो एक दिन के लिए है, कल को मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से ऐसे ही हो जाऊंगा जैसा था, तो उसको स्थायी नहीं कहेंगे। जैसे हमें भूख लग रही है बच्चे को, तो चिड़चिड़ा हो गया बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, उसने आपको कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया या चीजें फेंक रहा है, वो चीज उसकी स्थायी नहीं है, वो तो उसी वक्त के लिए है ना, उसका पेट भर जाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो फिर से वैसे ही हो जाएगा। उसको कहते हैं अस्थायी। स्थायी का मतलब यह है कि वो जो चीज आपने सीखी है ना, जैसे स्विमिंग सीख ली, वो अब आप जिंदगी भर सीख लिया आपने। हालांकि प्रैक्टिस बीच में रुक गई मान लो कुछ दिन के लिए, तो हो सकता है आपको उतने परफेक्शन ना रहे, लेकिन जब आप 3-4 दिन फिर से करोगे फिर आप परफेक्ट हो जाओगे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहती है। तो इस पे भी स्थायी और स्थायी का मतलब आप समझ गए होंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, विकास और अधिगम में संबंध क्या है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इसको साफ कर दूं। तो देखिए विकास और अधिगम में संबंध क्या है। देखिए बहुत बड़ा संबंध है विकास में, और इसको मैं सीखना लिख लेता हूं क्योंकि कई बार अधिगम से ना वो रिलेशन बनता नहीं है। सीखना लिख दिया मैंने। देखिए अब मैं एग्जांपल शारीरिक विकास का ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, शारीरिक विकास में मैं एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा छोटा सा, कि मेरी जो है जीभ कट गई है, ये बचपन से जो है जीभ में प्रॉब्लम है कुछ, तो उसमें क्या है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ठीक है। क्या हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ये मेरे गले में वाक तंत्र होते हैं ना, आपने शायद डिटेल में पढ़ा है नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन भाषा विकास में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। गले में हमारे वाक तंत्र होते हैं ऐसे ऐसे, उसको आपने उसमें दिखाते भी हैं वीडियोस, आजकल तो 3D इतनी है, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो वो उसमें अगर गले में मेरे प्रॉब्लम है तो मैं बोल नहीं पाया, बचपन से नहीं बोल पाया, तो मेरा कौन सा विकास खराब हुआ, भाषा विकास हुआ ना। मेरा भाषा विकास जो है वहां पे क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, मतलब अफेक्टेड हो गया। उसके अलावा मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, जब बच्चा एक दूसरे से बच्चा बात ही नहीं कर रहा, उसका क्या फर्क होगा सामाजिक विकास पे।
सामाजिक विकास पे। चलो ये तो विकास ही है, विकास इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं कहता हूं बोलना नहीं आया उसको, बात करना, ये लिख देता हूं मैं, बात करना, ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज हो जाएगी आपके लिए। बात करना यानी कि जब बच्चे का शारीरिक विकास में प्रॉब्लम आई तो बच्चा बात करना नहीं सीख पाया। बात करना सीखना भी तो एक अधिगम है ना। या पढ़ना, पढ़ना क्या कहेंगे, पढ़ना। जब बच्चा बोल नहीं रहा है तो वो पढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो मेरे शारीरिक विकास की वजह से मैं इतनी सारी चीजें क्या कर रहा हूं, सीख नहीं पा रहा हूं, तो सीखना गड़बड़ हो गया ना। तो क्या फर्क हुआ कि इन दोनों में संबंध है कहीं ना कहीं। विकास में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अधिगम में भी आ रही है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कहीं ना कहीं संबंध है, ठीक है। अब उसके अलावा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से शारीरिक विकास के तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। अगर मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं लिखना नहीं सीख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी स्किल खराब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब और बातें करें, सीखने की बात करते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास से अगर मैं इसको जोड़ूं तो मैं एक बात करता हूं कि मैंने जो है 2 + 2 = 4 होता है, ये सीखना है। तो इस सीखने से क्या होगा, गणित सीख रहे हैं या क्लास में जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है ना, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है। अब अगर बच्चा ये चीजें सीखे ही ना, ठीक है, बच्चे ने जो है न जोड़ना सीखा न घटाना सीखा, न उसने कभी पढ़ाई की, मतलब उसने जो है सीखना बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो कम रह जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारी चीज एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हैं। अब इसी तरह से जो है अगर बच्चा संवेगात्मक विकास बच्चे का ठीक नहीं है, तो मैं शुरू में भी मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, अगर संज्ञानात्मक विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है बच्चे का, तो उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है सीख नहीं पाएगा। कुछ भी चीज जो आप क्लास में बता रहे हो उसको, चाहे वो मैथ हो चाहे वो इंग्लिश हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कहानी सुना रहे हैं, तो बच्चा क्या है, सीख नहीं पा रहा है। बच्चा जब संवेगात्मक रूप से डिस्टर्ब है तो बच्चा सीख नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि विकास का जो असर है वो उस पर पड़ रहा है, अधिगम पे पड़ रहा है, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो इसलिए ये क्लियरली बात है कि इन दोनों के अंदर जो है संबंध होता है। और डिटेल में बात करें तो मैं और डिटेल में इसकी, चलो मैं एग्जांपल सोचता हूँ कोई। हाँ, जैसे कि सामाजिक विकास की अगर बात करें तो सामाजिक विकास से क्या होता है, सामाजिक विकास का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ में कैसे जिंदगी को बिता रहे हैं। आपके आस पड़ोस के लोग, या आप स्कूल की बात कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके कक्षा के मित्र, कक्षा सहपाठी, आपके टीचर्स, तो सभी लोगों के साथ में एक बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वो चीज हमारी कहलाती है सामाजिक विकास। अब अगर बच्चे का सामाजिक विकास ढंग से नहीं होता है ना, तो कहाँ उसका प्रभाव पड़ेगा, अधिगम से। क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से ही सीखते हैं। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, हम उसे दे रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, जो हम जानते हैं वो उसको बता रहे हैं, या अगर सवाल हमारा है तो वो जो अगर उसको आंसर पता है, उसको नॉलेज है, तो वो चीज हमें बता रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हम सीख रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर यही गुण नहीं है कि हम दूसरे से बात कर पाए, क्योंकि हमारा सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया। तो सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया, हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो जो नॉलेज हमें मिलने वाली थी, जो चीज हम सीखने वाले थे, वो हम कहीं ना कहीं हमने मिस कर दी, वो चीज हम सीख नहीं पाए। तो फर्क कहाँ पड़ा, हमारे सीखने पे पड़ा, सामाजिक विकास का। अगर हमारा सामाजिक विकास अच्छा हो जाता तो हम बहुत सारी चीजें सीख जाते। तो ये फर्क, ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि विकास और अधिगम जो है वो एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं। अब इसको मैं और बारीकी से बात करता हूं, इसमें थोड़ी सी और हल्की सी शारीरिक विकास को लेकर। जैसे कि अब बच्चा जो है सामान उठाता है घर में, छोटी छोटी चीजों को, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे छोटा बच्चा है, मतलब 1-2 साल का हुआ है, उस शेष अवस्था की बात करते हैं। बच्चे ने क्या है, कोई बोतल दी आपने उसको, बच्चा शुरू में कैसे पकड़ेगा उसको, दोनों हाथों से, यहाँ मैं ऐसे पकड़ूंगा, अगर मैं बात करूँ ये मेरा पोस्चर होगा, किसी भी बोतल को यहाँ लगाया मैंने, ऐसे पकड़ लिया, तो बच्चा ऐसे पकड़ रहा है बोतल को, वो पकड़ना तो सीख गया, लेकिन वो क्या है, ग्रोस मोटर हो रहा है उसका, ठीक है, उसका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद में क्या है, जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो यहाँ पे क्या है, विकास हुआ, विकास भी बढ़ रहा है, सीख भी रहा है, दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ अब मैं।
थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, उसने क्या किया, अपने हाथ का यूज करना शुरू किया। अब क्या है, बोतल को ऐसे पकड़ के, ये बोतल है मान लो, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अब मैं इसको ऐसे उठा के ले जा सकता हूँ कहीं भी, ऐसे ले जाते हैं ना हम, या फिर ऐसे पकड़ा मैंने बोतल को और मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। मतलब बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो अगर 4-5 साल का बच्चा हो गया है तो वो ऐसे पकड़ के ले जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बच्चा बड़ा भी हो रहा है, यानी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ और उसने बच्चे ने बोतल को पकड़ना सीख लिया। अब सिर्फ बोतल को पकड़ना नहीं सीखा, उसके जैसी और भी जितनी चीजें होंगी, चाहे घर का बेलन हो, चाहे पेन हो, चाहे और भी बहुत सारे सामान हो, चाहे कुछ भी हो, टीवी का रिमोट हो गया, तो वो हर चीज को पकड़ना सीख गया। वो एक विकास से, उसके शारीरिक विकास से वो सारी चीजों को सीख रहा है। तो चल रहा है ना, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ चल रहा है। अब उसी प्रकार से फिर मैंने एक कागज पकड़ने के लिए कहा उसको, या एक नोट दिया मैंने, पैसे दिए उसको, तो वो कैसे पकड़ेगा, ये ऐसे पकड़ लेगा वो कागज को। तो अब क्या हुआ उसका, फाइन मोटर, तो वो ऐसे पकड़ना सीख गया किसी भी चीज को। तो और डेवलपमेंट हुआ, तो वो ग्रिप सीख रहा है। अब इससे क्या है, बहुत सारे काम होते हैं फाइन मोटर से, ये होता है। तो लिखना सीख गया वो, पेन, अगर उसका फाइन मोटर नहीं होगा तो कभी भी पेन नहीं पकड़ पाएगा, कभी लिख नहीं पाएगा। और ये आई थिंक एक प्रश्न भी आया था यूपी टेट में कि लिखने में कौन सा जो है क्या था प्रश्न, हाँ, लिखने में जो है कौन सा विकास की जरूरत पड़ती है। तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो था सूक्ष्म कामक विकास, और एक क्या कहते हैं, ग्रोस को क्या कहते हैं, ग्रोस को हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं रहा, लेकिन बड़ा, मतलब एक होता है सूक्ष्म और एक होता है ग्रोस मोटर, एक फाइन मोटर होता है, एक ग्रोस मोटर होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस हमें पता लगाना था, बाकी के तो बड़े बड़े विकास होते हैं, उनको अलग कर दिया सबने। तो इसमें ग्रोस मोटर है या फाइन मोटर है, तो इसमें फाइन मोटर है। जो हमारे लिखने की जो क्षमता होती है या लिखना जो होता है, उस प्रक्रिया में फाइन मोटर चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे विकास की। तो इन दोनों में क्या हुआ, हमने जो है, बच्चा जो है शारीरिक रूप से भी बड़ा हो रहा है, यानी कि उसका विकास भी हो रहा है और वो सीख भी रहा है। अब शारीरिक विकास तो हो रहा है, लेकिन जब वो सीख रहा है इन चीजों को, तो उसका कौन सा विकास हो रहा है, फिर से उसको कनेक्ट करके देखो। यानी कि जब उसने इतनी सारी चीजें सीख ली, तो उस सीखने से क्या हो रहा है, उसका संज्ञानात्मक विकास। क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास। उसका ब्रेन भी तो डेवलप हो रहा है, उसकी बुद्धि भी तो बढ़ रही है सीखने से। तो कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे ना, टोटल में आके कंक्लूजन पे आते हैं, तो अधिगम और विकास जो है वो एक दूसरे को घेरे हुए हैं। सेमी सर्कल की बात करें, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, दोनों मिला के एक पूरा सर्कल। अब वो कभी ये इसकी मदद कर देता है, कभी ये इसकी, दोनों भाई है ये मान लो आप। विकास कभी ये अधिगम में मदद कर रहा है, कभी अधिगम विकास की मदद कर रहा है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, ठीक है। यही कहानी है। बाकी तो आगे हम जब छोटी छोटी चीजें पढ़ते रहेंगे, और लेक्चर पढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का जिक्र होता रहेगा, हर जगह होगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये दोनों चीजें जो है वो मेन जड़ है पूरी साइकोलॉजी की, पूरी टीचिंग की, पूरी सब चीजों की, ये दोनों चीजें जड़ है। और मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसमें जितनी बारीकी से मैंने चीजें बात की है आपसे, और जितने आपके डेली लाइफ से जोड़ के, वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। इसके अलावा भाई अब लाइव क्लास भी आपकी स्टार्ट होगी, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे सीटेट के वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 8532855503। ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको फर्स्ट पेपर के नोट्स चाहिए या सेकंड के, और आप साइंस साइड से हैं या आर्ट साइड से, ये भी लिख के भेज देना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम भी कम बचा है, लगभग 1-1.5 महीना। तो उस समय में 12, 13 या 20 किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। फिर किताबों में आपको ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पूरी किताब जरूरी नहीं है ना, मतलब सीटेट में पूरी किताब से नहीं आएगा, उसका कोई पोर्शन होगा जो इंपॉर्टेंट होगा। अब आप ढूंढते रह जाओगे, किताबें भी नहीं मिल पाती हैं सीटेट की। तो ये जो नोट्स हमने बनाए हैं, ये 32 किताबों से मिलके बने हैं। कितनी, 32 किताबों से। ऊपर से जो इतने सारे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ आपको, इसमें एक्सपीरियंस, पुरानी चीजें, नई चीजें, वो सारी चीजें मैंने डाली हुई हैं कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। वो 1 लाइनर भी लिखे हुए हैं, जैसे इसमें मैं अभी बता रहा था आपको कि सारे विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तो ये चीजें छोटी छोटी लाइन में लिखी हुई हैं, वो डायरेक्टली ऑप्शन बन के आती हैं क्वेश्चंस में। तो नोट्स आपके बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं और इजी वे में है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको आसान से आसान चीज आप तक पहुंचे। तो नोट्स आप सभी ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना सब लोग, क्योंकि वहां पे भी ये आईडी है मेरी, आप लिख लेना।
ये है द शादावालम THESHADABALAM। ये आपके जो है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ। और जो टेलीग्राम है हमारा वो है एसए टीचर एकेडमी के नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम है, जो चैनल का नाम है वही जो है आपका उस पे भी है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इस नाम को सर्च करके टेलीग्राम पे आ सकते हैं। जो इसकी डीपी है उस पे यही फोटो है जो चैनल की डीपी पे है, सेम है, वहां पे आप पहचान जाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए, तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसी से आपको जो है मिलती रहेंगी आने की वाली क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।